नमस्कार, पहाड़ की खबरें आप देख रहे हैं और आइए सबसे पहले बुलेटिन में बात करेंगे चमोली की, जहां बद्रीनाथ हाईवे पर सेलंग के पास में फिर से भीषण आग लग गई है। नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क के अंतर्गत सेलंग क्षेत्र में लगातार आग लगने की घटनाएं सामने आ रही हैं। हालांकि वन विभाग आग पर जरूर काबू कर रहा है, लेकिन तेज हवाओं की वजह से एक बार फिर से जंगलों में आग सुलग रही है। मौके पर फायर सर्विस की टीम लगातार तैनात है। 2 से 3 गाड़ियां फायर ब्रिगेड की मौके पर तैनात की गई हैं, क्योंकि बद्रीनाथ नेशनल हाईवे से लगातार गाड़ियां गुजर रही हैं। ऐसे में आवाजाही में कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए टीम तैनात की गई है। आपको यहां जानकारी दे देते हैं, तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। रविवार को सेलंग के जंगलों में भीषण आग लग गई थी, जो हाईवे तक पहुंच गई थी। तब कुछ देर के लिए ट्रैफिक को रोकना भी पड़ा था, जिसके बाद कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन फिर एक बार जंगल में आग भड़क गई है। जोन कैल जोन है, पिरूल है, पिरूल पे ही केवल आग लग रही है। इस पे आग कई बार लगती है, कई बार बुझ जाती है। कल भी हमने 2 बार काबू कर लिया था, उसके बाद फिर आग हवा चली तो सुलग गई, और सुलगने के बाद जो है रोड से ऊपर आग चले गई। उसके बाद हमने कुछ ग्रामीणों की मदद भी लिया। सेलंग गांव के महिलाएं और पुरुष लोग यहाँ पे आए थे, उन्होंने भी हमारी मदद करी है। वन विभाग के हैं और यहाँ पे फायर सर्विस के हैं और सारे स्थानीय लोग। मैं थोड़ा अभी नीचे नहीं जा पाई हूँ, अभी जाऊंगी। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर शनिवार से सेलंग क्षेत्र में लगातार आग लगी हुई है और कल रात को भी आग पर काबू पा लिया गया था, लेकिन एक बार फिर से आग यहाँ पे लगी हुई है। आप मेरे पीछे तस्वीरें देखिए किस तरीके से यहाँ पे जो वन विभाग की टीम और फायर सर्विस की जो टीम है वो आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही है। आप देखिए फायर सर्विस की जो महिला कर्मी है वो भी यहाँ पे लगा दी गई है, ताकि स्थिति को नियंत्रण किया जा सके। और आप देखिए जो नीचे जंगल में ये आप देख रहे हैं, पूरी पाइपलाइन को बिछाकर आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। और लगातार जो आग है वो जंगल से नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ऊपर जो है वो नेशनल हाईवे है, और नेशनल हाईवे पर लगातार जो गाड़ियों का आवागमन है वो लगातार बना हुआ है। इसके अलावा 9 से 10 कर्मचारी फायर सर्विस के लगे हुए, लगभग 50 से अधिक कर्मी यहाँ पे इस समय आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। नितिन सेमवाल, न्यूज 18, बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग, जोशीमठ। और आइए आपको वहीं बताते हैं कि उत्तरकाशी के गंगा और यमुना घाटी में लगातार आग की घटनाएं जो सामने आ रही है, जिस पर हर दिन लाखों की वन संपदा को भारी नुकसान हो रहा है। डुंडा प्रखंड में रात भर जंगल धू-धू कर जलते रहे। वन विभाग के कर्मी लगातार आग पर काबू पाने की कोशिश करते रहे, लेकिन जंगल की आग पूरी तरह से काबू नहीं हो पाई है। उत्तरकाशी के जंगल लगातार धधक रहे हैं, जिसकी वजह से पूरे जिले में धुएं का गुबार फैला हुआ है। वहीं आग के धुएं से लोगों को भारी परेशानी हो रही है। बुजुर्ग लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, लोगों की आंखों में जलन की शिकायत भी हो रही है। ऐसे में सभी लोगों को बारिश का इंतजार है, ताकि जंगलों की आग बारिश से खुद ब खुद बुझ जाए और लोगों को राहत मिल सके। हमारे जितने भी बुजुर्ग लोग हैं, वन्य जीव हैं, इन पे साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा पड़ रहा है, दुष्प्रभाव इन पे पड़ रहा है। तरफ गर्मी है, दूसरी तरफ के बुजुर्ग लोग हैं, इसके स्वास्थ्य पर क्या है, एक गहरा प्रभाव पड़ रहा है, जो कि आने वाले समय के लिए बहुत बड़ा घातक है। बुजुर्ग लोगों के सांस में दम फूल रहा है और जंगलों में आग लगी हुई है, टेम्परेचर इतना हाई हो गया है, लेकिन सरकार इसमें कोई भी ध्यान नहीं दे रही है। और आगे बढ़ते आपको बताते हैं, मंगलवार को 8 बजे से लोकसभा की काउंटिंग शुरू हो जाएगी, जिसके लिए देहरादून में हर विधानसभा के लिए 14 काउंटर्स तैयार किए गए हैं, जो ईवीएम मशीनों से हुई वोटों को काउंट करेंगे। साथ ही पोस्टल बैलेट के लिए 40 टेबल लगाई गई हैं। वहीं व्यवस्थाओं को लेकर जिलाधिकारी से बातचीत हमारे सहयोगी सतेंद्र बर्थपाल ने की है। साथ खुद जिलाधिकारी सोनिका जी हैं। मैम, किस तरीके आप लोगों की तैयारी है, क्या कुछ देखने को?
यहाँ पे यहीं पे स्ट्रांग रूम बना था महाराणा स्पोर्ट्स कॉलेज में, और यहीं पे हमारा जो काउंटिंग सेंटर है वो भी यहीं पे है। 10 हमारी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, और जो पोस्टल बैलेट और ETBPS की काउंटिंग के लिए हमने यहाँ पे व्यवस्था की है। अभी हमारी जो मतगणना कर्मी है उनकी ट्रेनिंग भी चल रही है नींबूवाला में, और इसके साथ साथ यहाँ सारे AROs उपस्थित हैं और सारी व्यवस्था यहाँ पे देख रहे हैं। कितने बजे से शुरू की जाएगी और कितने काउंटर आप लोगों ने? 8 बजे से है, और इस सभी से हम लोगों ने कहा है कि 7 बजे तक अंदर आ जाएं, और हर AC में हमारी 14 टेबलें लगाई गई हैं और वहाँ पे मतगणना की हर प्रकार की व्यवस्था यहाँ पे की गई है। और कल 8 बजे से यहाँ पे लोकसभा सीट के टिहरी और हरिद्वार के लिए मतगणना शुरू की जाएगी। कैमरा सहयोगी संदीप के साथ में सत्येंद्र बर्तवाल, न्यूज 18 देहरादून। लोकसभा की मतगणना को लेकर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। पुलिस ने 3 लेयर सुरक्षा व्यवस्था पूरे मतगणना स्थल पर रखी है। वहीं इस पूरे मामले में आपको बताते हैं कि SSP देहरादून अजय सिंह का कहना है कि मतगणना स्थल पर बिना अनुमति पासेस के किसी भी व्यक्ति को नहीं जाने दिया जाएगा। ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू चलाने के लिए भी जवानों को तैनात किया गया है। देहरादून जिले में हरिद्वार लोकसभा सीट में 3 विधानसभा और टिहरी लोकसभा सीट के लिए 7 विधानसभा की मतगणना रायपुर के स्पोर्ट्स स्टेडियम में होनी है। हमारी जो त्रिस्तरीय व्यवस्था होती है, इसमें खासकर जो अंदर जो भी हमारे काउंटिंग हॉल हैं, जहां पोस्टल बैलेट की काउंटिंग है, वहां पर पैरामिलिट्री की फोर्सेस वहां पर रहेंगी अंदर, और वहां किसी भी अन्य जो पुलिसकर्मी नहीं रहेगा। विशेष परिस्थिति में ही जो रिटर्निंग ऑफिसर है या जो ARO हैं, इनके बुलाने पर ही वहां पर प्रवेश होगा। साथ ही साथ जो सेकेंड टियर है उसमें हमारी PSC की लगी है ड्यूटी, इसके साथ ही आउटर क्वार्टर में सिविल पुलिस की है। लोकसभा चुनाव की मतगणना के लिए हरिद्वार में BHEL के केंद्रीय विद्यालय में मतगणना केंद्र बनाया गया है। मतगणना के लिए प्रशासन की ओर से फुल प्रूफ तैयारी कर ली गई है। जिले की 11 विधानसभा के लिए सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की मतगणना होगी, जबकि उसके बाद EVM मशीन के वोटों की काउंटिंग। मतगणना की ड्यूटी में हजारों की संख्या में कर्मचारी तैनात रहेंगे। सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस, अर्धसैनिक बल सुरक्षा का बड़ा जिम्मा संभालने वाले हैं। कल जिला निर्वाचन अधिकारी का कहना है कि चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद प्रत्याशी शांतिपूर्वक वापस जाएंगे। किसी भी तरह के विजय जुलूस निकालने पर रोक लगाई गई है। पहले पोस्टल बैलेट्स की काउंटिंग शुरू होगी और उसके ठीक आधे घंटे बाद फिर हमारे EVMs की काउंटिंग होगी। 11 विधानसभाओं में लगभग 92 टेबल हमारे EVMs के लग रहे हैं, और मैक्सिमम राउंड हमारा 23 राउंड का होगा, जो हरिद्वार का है शहर का, और बाकी 21 राउंड, 19 राउंड और 15-17 राउंड हैं। और जो ETBPS के लिए वो 30 टेबल हम लोग लगा रहे हैं, जिसमें हर 10 टेबल में एक ARO की तैनाती की गई है। ये हरिद्वार लोकसभा की वोटों की गिनती के लिए BHEL स्थित केंद्रीय विद्यालय में ये मतगणना केंद्र यहाँ पर बनाया गया है। मतगणना केंद्र पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया है। इसी जगह पर कल 4 जून को मतगणना की जाएगी। सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होगी। सबसे पहले आधे घंटे तक पोस्टल बैलेट की गिनती की जाएगी। उसके बाद जो EVM है उसकी गिनती यहाँ पर की जाएगी। जो अधिकारी हैं उन्होंने बताया है कि 92 जो टेबल्स हैं वो लगाई गई हैं EVMs की, और अधिकतम 23 जो राउंड है वो मतगणना के लिए किए जाएंगे। और बहुत संभावना है कि दोपहर 3 से 4 बजे तक जो स्थिति है, जो आंकड़े हैं वो पूरी तरह से साफ हो जाएंगे। पता चल जाएगा देश में किसकी सरकार बन रही है। न्यूज़ 18 पुलकित शुक्ला, हरिद्वार। मंगलवार को लोकसभा चुनाव के नतीजे आएंगे। बीजेपी का कहना है कि भगवान राम का आशीर्वाद मंगलवार को उन्हीं को मिलने वाला है। पूर्व CM हरीश रावत का कहना है कि मंगलवार को भगवान राम और हनुमान का आशीर्वाद कांग्रेस को मिलने वाला है। राम जी की कृपा जिस पर होगी उसका निश्चित रूप से कल्याण होगा। और कल अब 24 घंटे और हैं इंतजारी के। मुझे लगता है कल इस समय तक देश के जो रुझान हैं वो काफ़ी स्पष्ट हो जाएंगे। निश्चित तौर पर कांग्रेस पर कृपा कर रहे हैं। जो सत्य की ताकत है, जो न्याय की ताकतें हैं, जो परिवर्तन की ताकतें हैं, जो ताकतें जन कल्याण की हैं, जो गरीब और आम आदमी को लेकर के चलने वाली ताकतें हैं, राम हमेशा उनके साथ रहे हैं। राजा राम का जो स्वरूप है
वो हमेशा गरीब परवर रहा है। और आइए आगे बढ़ते आपको बताते हैं लोकसभा चुनाव परिणामों की सरगर्मी के बीच में सरकार ने निकाय चुनावों में प्रशासकों का कार्यकाल एक बार फिर से 3 महीने के लिए बढ़ा दिया है। यानी कि उत्तराखंड में निकाय चुनाव अब सितंबर-अक्टूबर में हो पाएंगे। कांग्रेस ने इस फैसले की कड़ी आलोचना की है। उत्तराखंड में दिसंबर 2023 में शहरी निकायों, नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायतों का कार्यकाल खत्म हो गया था, लेकिन तब परिसीमन समेत अन्य कारणों के चलते सरकार ने 6 महीने के लिए निकायों में प्रशासक नियुक्त कर दिए थे। प्रशासकों का 6 महीने का कार्यकाल भी 1 जून को खत्म हो गया। इस बीच सरकार ने लोकसभा चुनाव की आचार संहिता 6 जून तक जारी रखने और कई निकायों में वोटर लिस्ट तैयार न होने, ओबीसी आरक्षण का निर्धारण न होने जैसी वजहें बताकर एक बार फिर से 3 महीने के लिए यानी कि अगस्त तक प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ा दिया है। निकाय चुनाव अब सितंबर और अक्टूबर में करवाए जा सकते हैं। जो हमारे चुनाव से पहले की प्रक्रियाएं हैं वो भी कार्यक्रम अभी चल ही रहा है। हम लोग यानी उस और काम कर रहे हैं, तो हमें प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ाना है। खाली हम निकायों को नहीं छोड़ सकते और समय तो हम लेंगे ही, और समय के आधार पे फिर आगे की जो भी हमारे सामने परिस्थिति उस अनुरूप फिर हम निर्णय लेंगे। प्रशासकों को दूसरी बार एक्सटेंशन दिए जाने को निकाय चुनाव लड़ने की तैयारियों में जुटे कैंडिडेट्स के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। कांग्रेस का कहना है कि सरकार निकाय चुनावों को लेकर गंभीर नहीं है, बहाने बताकर सरकार निकाय चुनावों को टाल रही है। आज दुर्भाग्य है कि 6 महीने से स्थानीय निकाय के चुनाव कराने के लिए सरकार तमाम तरीके के बहाने बना रही। माननीय उच्च न्यायालय के कहने के बावजूद भी सरकार सही समय पर चुनाव नहीं करा पाई, जबकि संविधान संशोधन भी कहता है कि निर्वाचित प्रतिनिधि को ही निर्वाचित प्रतिनिधि कार्यभार ग्रहण कराएंगे। लेकिन सरकार ने लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया है। जो सरकार के सामने आचार संहिता के साथ ही ओबीसी आरक्षण तय करने समेत कई अड़चनें थी, जिनको दूर किए बिना निकाय चुनाव संभव नहीं थे। उत्तराखंड में 9 निगमों समेत 108 नगर निकाय में से 99 निकायों में चुनाव होना है। जुलाई और अगस्त मानसून का चरम होता है। इस बीच चुनाव कराना भी टेढ़ी खीर से कम रही है। लिहाजा माना जा रहा है कि अब सितंबर अक्टूबर में ही निकाय चुनाव कराए जा सकते हैं। देहरादून से न्यूज 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। ऋषिकेश के ट्रांजिट कैंप में चारधाम यात्रा का ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन हो रहा है, जहां हर रोज 1500 यात्रियों का रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। आपको जानकारी दे देते हैं कि भीड़ को देखते हुए 2 दिन अब और 2000 यात्रियों का पंजीकरण होगा, ताकि कैंप में उमड़ी भीड़ को कुछ कम किया जा सके। अधिकारियों का कहना है कि चारों धाम में भीड़ कुछ कम हुई है और इसीलिए 2 दिन 2000 यात्रियों का रजिस्ट्रेशन और किया जाएगा। आज कमिश्नर सर ने जो है 2000 का भी बताया है कि 2 हो गया, 500 बढ़ गया, यानी 2000 आज होगा, 2000 कल होगा। अभी 2 दिन की व्यवस्था है। इसके बाद जो चारों धाम है वहाँ के संबंधित जिलाधिकारियों से कमिश्नर साहब टच में उनकी वार्ता कर रहे हैं, और अगर स्थितियाँ और भीड़ कम होती तो यहाँ से स्थिति बढ़ा भी सकते हैं उसको। लेकिन यहाँ पर ऋषिकेश में और हरिद्वार में पिछले 1-2 दिनों से भीड़ जरूर थी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रामनगर से खबर, जहां पर बीती रात सड़क हादसा हो गया। यहां रामनगर हल्द्वानी रोड पर गेबुआ में एक कार बिजली के खंभे से टकरा गई। 5 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों को नजदीक के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायलों की हालत नाजुक देखते हुए हायर सेंटरों में रेफर किया गया है। सभी घायल बरेली बताए जा रहे हैं। उधर चक्राता में इन दिनों पर्यटकों को भीड़ यहां पर भारी भरकम उमड़ रही है, जिससे सभी होटल पैक हैं और पर्यटन कारोबारी बेहद खुश। मैदान में पड़ रही भीषण गर्मी से निजात पाने के लिए लोग पहाड़ का रुख कर रहे हैं। देहरादून का चक्राता क्षेत्र भी इन दिनों सैलानियों से गुलजार है। यहाँ के टाइगर फॉल में सैलानियों की संख्या में इजाफा देखने को मिल रहा है।
सैकड़ों की संख्या में लोग टाइगर फॉल पहुंचकर झरने के ठंडे पानी का मजा ले रहे हैं। चक्राता बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है, ब्यूटीफुल टूरिस्ट पॉइंट है फॉर इंडियंस, बिकॉज फॉरेनर्स आर नॉट अलाउड हियर। और यहाँ पे आने के बाद लगा कि कितना शांत और कितना एक पहाड़ों में जो एक सुकून जो मिलता है वो चक्राता में आपको आके फील होगा। यहाँ पे टूरिस्ट अट्रैक्शन के लिए चक्राता वाटरफॉल है, ये टाइगर वाटरफॉल है और चक्राता सनराइज सनसेट पॉइंट है। चक्राता में सैलानियों की भीड़ बढ़ने से कई बार थोड़ी जाम की समस्या भी हो रही है, लेकिन उसके बाद भी पर्यटक यहाँ पहुँच रहे हैं। चक्राता के होटल पैक चल रहे हैं, वहीं पर्यटकों के आने से चक्राता के व्यापारी के चेहरे भी खिले हुए हैं। सीजन जो है पीक पर है और कारोबार बहुत बढ़िया चल रहा है। अगर इसी तरह से चलता रहे एक आध महीना तो पूरा साल का हमारा जो है कोटा पूरा हो जाता है। तो पूरा पर्यटन पे ही निर्भर हो गया। पर्यटन कारोबार पहाड़ की अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना जाता है। ऐसे पर्यटकों की हर रोज बढ़ती संख्या व्यापारियों को सुखद एहसास करा रही है। दूसरी तरफ सैलानी भी यहाँ आकर खूब मौज मस्ती कर रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए चक्राता से कुलदीप चौहान की रिपोर्ट। चमोली में एशिया की सबसे लंबी ओली रोपवे 5 जनवरी 2023 से पर्यटकों के लिए बंद कर दी गई थी। जोशीमठ में भूधसाव की घटना के बाद सुरक्षा को देखते हुए ये कदम उठाया गया था, लेकिन बड़ी बात यह है कि अभी तक रोपवे सुचारू नहीं हो पाई है। चारों धामों की यात्रा के दौरान हर साल लाखों की संख्या में जोशीमठ से औली तक रोपवे में घूमने के लिए लोग पहुंचते हैं, लेकिन इस बार रोपवे वीरान पड़ी है, जिससे विभाग को करोड़ों का नुकसान भी हो रहा है। चारों धामों की यात्रा चरम पर है। यात्री बद्रीनाथ धाम पहुंचकर अपने पितरों के मोक्ष के लिए पिंडदान दे रहे हैं। बद्रीनाथ धाम में पिंडदान का विशेष महत्व बताया गया है, देखिए रिपोर्ट। बद्रीनाथ धाम में लगभग 3,80,000 तीर्थयात्री भगवान बद्री विशाल के दर्शन कर चुके हैं। वहीं बद्रीनाथ धाम में स्थित ब्रह्म कपाल पर 2 लाख से अधिक श्रद्धालु पिंडदान और तर्पण कर चुके हैं। इन दिनों देश के अलग अलग राज्यों से यात्री बद्रीनाथ धाम पहुंच रहे हैं और पिंडदान कर रहे हैं। पुराणों में ब्रह्म कपाल का विशेष महत्व बताया गया है। यहीं पर शिव को ब्रह्म हत्या से मुक्ति मिली थी, इसीलिए इस स्थान को ब्रह्म कपाल कहते हैं। मान्यता है कि जो भी व्यक्ति यहाँ पहुंचकर अपने पितरों का पिंडदान करता है, उनके पितृ स्वर्ग में मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। पहले मैं केदारनाथ जी गया जी, उसके बाद फिर बद्रीनाथ धाम आया। काफी मात्रा में भीड़ है, पिंडदान भी करवाए और श्रद्धालुओं का आना जाना लगा है। अगर आप चारों धाम की यात्रा पर आ रहे हैं तो एक बार अपने पितरों के मोक्ष के लिए जरूर धाम में पिंडदान और तर्पण कर सकते हैं। चमोली से न्यूज़ 18 के लिए नितिन सेमवाल की रिपोर्ट। श्रीनगर में अलकनंदा नदी के बीचों बीच में स्थित उत्तराखंड के चारों धाम की रक्षक मां धारी देवी का मंदिर जल्द ही वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में नजर आएगा। धारी देवी मंदिर के पुराने मंदिर को विवाह प्रांगण के रूप में विकसित किया जा रहा है। आस्था और विश्वास की डोर से बंधकर भक्त मां धारी देवी के मंदिर में पहुंचते हैं और अपनी मनोकामना मां से मांगते हैं। वहीं अब सिद्ध पीठ धारी देवी मंदिर को वेडिंग डेस्टिनेशन के तौर पर विकसित किया जा रहा है। हालांकि अभी भी शादियों के सीजन में मंदिर समिति को शादियों की बुकिंग मिलती है, लेकिन अब वेडिंग डेस्टिनेशन के तौर पर विकसित किया जा रहा है और मंदिर में विवाह संपन्न करवाने के लिए एक हॉल का भी निर्माण किया जा रहा है, जहां हिंदू रीति रिवाज से शादी कराई जाएगी। अभी से ही यहाँ बुकिंग आने लग गई है। अभी 10 जुलाई को शादी है, तो हम चाह रहे हैं जल्दी जल्दी ये बन जाए। और काफ़ी जो है लोगों को पता लग गया कि यहाँ पर ये सब व्यवस्था हो रही है, इसलिए जो है कई लोगों के फ़ोन आ रहे हैं कि पंजीकरण की क्या व्यवस्था है। तो उनको ये बोला गया भाई यहाँ पर रजिस्टर हमारा है, उसमें अपना जो है डेट वगैरह बता दीजिएंगे। उस अभी 10 जुलाई की बुकिंग है। सिद्ध पीठ मां धारी देवी मंदिर को वेडिंग डेस्टिनेशन के तौर पर विकसित होने के बाद यहाँ छोटे व्यापारियों को भी इसका फायदा मिलेगा।
ऐसे में व्यापारी इस बात से खुश हैं कि मंदिर में आने वाले दिनों में कई शादियां होंगी। हालांकि अभी भी मंदिर में शादियां हो रही हैं। यहाँ पे वेडिनेशन का जो पुराना टेम्पल है, टेम्पररी टेम्पल था, वो बन रहा है। तो यहाँ पे लगातार शादियाँ हो रही हैं। एक दिन में कम से कम, जैसे शादी का सीजन होता है तो 10 से 12 शादियाँ लगातार होती हैं एक दिन में। और आइए आगे बढ़ते आपको बताते हैं हरिद्वार से आती एक बड़ी खबर, जहां पर सीएम धामी पहुंचे और यात्रा व्यवस्थाओं का जायजा उन्होंने लिया। इस दौरान सीएम ने तीर्थ यात्रियों से मुलाकात की। यात्रा की अपडेट लोगों से मुख्यमंत्री ने खुद ली है और इस दौरान सीएम धामी अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश देते हुए भी नजर आए।